देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व्ड था, प्लेन था, सबके लिए फॉर्मूला डिराइव किया। खूब सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। क्या फॉर्मूला था? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, जहां r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर सरफेस प्लेन हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाती है, तो फॉर्मूला बनता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर 0। क्लियर? अब हमारे पास एक स्लैब है, एक टॉपिक है पूरा हमारा। देखो ये एक स्लैब रखा है, ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब का ये ग्लास है, मतलब मटेरियल है अंदर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना μ2 और इसके सराउंडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है उसका है μ1। क्लियर? अब हमें एक इमेज बनानी है, इमेज फॉर्मेशन करना है, तो हमें पढ़ना है एक्चुअली में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। क्लियर? अच्छा, अब हम सीख क्या रहे हैं इसमें, उद्देश्य क्या है? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, ठीक, तो ये ग्लास स्लैब के दो सरफेस हैं, एक ये और एक ये, दोनों से रिफ्रैक्शन होगा। एक बार देखो रे आएगी तो यहां μ1 से μ2 में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो एक इमेज बनेगी। फिर वो वाली रे यहां आएगी, यहां से फिर देखो μ2 से μ1 में जाएगी तो फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो दूसरी इमेज बनेगी, वही फाइनल इमेज होगी। और ठीक, तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट ये है। अब फाइनल इमेज या तो यहां बनेगी या फिर यहां बनेगी, तो हमें क्या निकालना है? शिफ्ट कितना होगा, इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूर होगी, तो ये शिफ्ट निकालना है हमें। ठीक, तो कुल मिला के शिफ्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो कितनी शिफ्टेड होती है ऑब्जेक्ट से, ये हमें सीखना है। तो हम इसमें दो केस लेंगे। देखो दो केस लेंगे। पहला केस, जब ये ग्लास स्लैब का जो मटेरियल है वो डेंसर है, किससे? सराउंडिंग मीडियम से। ये पहला केस है। अब इस पहले केस में भी दो केस होंगे, ऑब्जेक्ट रियल है और दूसरा केस होगा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केस ए पढ़ रहे हैं। कौन सा? व्हेन ग्लास स्लैब मटेरियल इज डेंसर देन द सराउंडिंग, मतलब μ2 ग्रेटर देन, ये देखो μ1। और इसमें पहला केस है ऑब्जेक्ट जो हमारा रियल है। अब देखो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, मैं पूरा आपके सामने डिराइव कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो और केसेस होंगे उनमें मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो आपको आई थिंक 100% आप समझ जाओगे, बड़ा सिंपल है। और ये इसका रिजल्ट जो है वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। सिंपली बता दूंगा मैं बिल्कुल क्या करना है। तो देखो सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट से रे आई और इस वाले सरफेस पे गिरी, तो पहले तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो। चलो भाई ये नॉर्मल हो गया। अब ये कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है। तो अगर सीधी भेजे तो सीधी तो ऐसे जाएगी, लेकिन ये सीधी जाएगी ही नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, डेंसर में जा रही ना। तो चलो टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने ये बैंड करा दी। ठीक, अब देखो ये बैंड हो गई। अब हमने क्या बोला था? जब भी आप एक सरफेस से रिफ्लेक्शन करा रहे, इमेज बना रहे हो, तो आपको क्या देखना, सोचना है कि दूसरा सरफेस है ही नहीं। तो हम सिर्फ इससे इमेज बना रहे हैं, ये वाला अभी नहीं देखेंगे हम। क्लियर? चलो, तो ये रे आई। अब ये रे इमेज बनाएगी। क्या ये रे यहां मिलने वाली है? नहीं। तो फिर इमेज कहां बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कहां? पीछे बढ़ाने पे। जब ये वाली रे, एक और रे होगी, देखो इमेजिन करो यहां से, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगी ऐसे, तो क्या वो दोनों रेस मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आगे तो नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने मिलेंगी, तो पीछे बढ़ा दो इसको। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये तो ऐसे समझाने के लिए था। तो अब इसको पीछे बढ़ाओगे आप, तो देखो यहां इमेज बनेगी। ठीक, इस इमेज को मैं बोल रहा हूं I1। ठीक, किसने बनाई? इस वाले सरफेस ने। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इस सरफेस का पोल कहां है? देखो ये है। इस सरफेस से जब डील करेंगे तो यहां से डिस्टेंसेस देखेंगे। अब लगाओ फॉर्मूला। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो P1 सरफेस है, ये वाला, इससे मैंने मान लिया था क्या? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये कितनी है? ये d माना मैंने। ठीक, P1 से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस d है, और स्लैब की विड्थ कितनी है? t। ये देखो तो ये इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो इमेज की डिस्टेंस ये होगी, देखो यही तो होगी। इसको मैं बोल देता हूं V1। अब निकालो ये V1। तो हमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? वही सिंगल सरफेस, एक ही सरफेस तो है। तो क्या होता है? फॉर P1, तो फॉर P1 फॉर्मूला लगाओगे तो ये मिलेगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u
बराबर म्यू टू माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी तो जीरो। अब म्यू टू और म्यू वन क्या होते हैं ये पता है, जहां ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जहां से रे आती है, जहां ऑब्जेक्ट होता है नहीं, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आती है, तो इस मीडियम से आ रही है ये, तो ये है म्यू वन, और यहां जा रही है तो ये होगा म्यू टू, तो म्यू टू सही, म्यू टू ही है, क्लियर। तो यहां म्यू टू की जगह पे तो म्यू टू ही रहेगा अपॉन वी, वी देखो ये वी वन है, ठीक, तो ये वी वन मुझे निकालना है, माइनस या माइनस म्यू वन, तो म्यू वन ही है, अपॉन यू, यू है डी। अब डी कैसा है, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस यही तो है डी, तो इसको रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस डी, क्योंकि इसका साइन देखो यहां से मेजर करोगी ऐसे, तो ये हो गया माइनस डी बराबर जीरो। तो यहां से V1 बराबर आ गया, देखो V1 बराबर क्या आ गया, V1 बराबर आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू माइनस में आएगा इंटू डी, ठीक। अब माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखो V1 ये है, यहां से मेजर करोगे इस तरफ तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक। तो ये हमारा V1 आ गया। अब थोड़ा सा इसमें मैं एक काम और कर रहा हूं, वो क्या है, बार बार मैं म्यू टू और म्यू वन नहीं लिखूंगा, मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा। अब रिलेटिव में कैसे लिखते हैं याद करो, मैंने बताया था हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का एक तरीका होता है, क्या, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। तो यहां पे मैं पहले ही मान के चल रहा हूं हर जगह, लेट म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर क्या बोलोगे, वन म्यू टू, यही तो होता है। मतलब ये क्या लिखा है, मीडियम वन के रिस्पेक्ट में मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का, और इसके, तो इसको मैं सिंपली म्यू लिख देता हूं, इसको मैं म्यू मान के चलूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यू क्या होगा, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन को मैं क्या डाल दूं, म्यू, तो ये हमारा V1 बराबर हो जाएगा माइनस म्यू डी बाय म्यू डी, म्यू टाइम्स आ गया, तो ये हमारा आ गया म्यू इंटू डी, म्यू इंटू डी। अब ये इतनी बात सिंपल सी है, यहां पे मैंने साइन नहीं लिखा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे, ठीक। चल अब देखो, अब हम बात करेंगे इस वाले सरफेस के लिए। तो इस वाले सरफेस पे कौन सी रे गिर रही है, ये वाली रे, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो I1 क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर P1, I1 P1 ने बनाई इमेज है, लेकिन ये वर्चुअल है, एक्चुअली रेज नहीं मिली। अब लेकिन देखो यही ये वाली रे, देखो ये वाली रे इस वाले सरफेस पे गिर रही है, और ये सीधी कहां से आ रही, मतलब ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे है इस वाले सरफेस के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। कहां है ऑब्जेक्ट, अच्छा ये बताओ ये कैसी रे है, ऐसी आ रही या ऐसे आ रही है। तो जब भी देखो रेज ऐसे आती हैं, डाइवर्जिंग रेज, ये डाइवर्जिंग रे है, तो यहां से भी एक आ रही होगी, इमेजिन करो, तो ये एक्चुअली में यहां से आ रही होंगी, है ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये I1 रियल ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए I1 रियल ऑब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट फॉर P2। अब ये P2 इसकी इमेज बनाएगा, देखते हैं कैसी बनाता है। तो यहां फिर से एक नॉर्मल बनाओ, चलो ये बन गया नॉर्मल, ठीक। अब ये वाली रे देखो डेंसर में है और रेयर में जा रही, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी थोड़ी सी, चलो ऐसे दूर कर देते हैं, ये हो गई दूर, ठीक। अब इसको ये क्या, ये यहां मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसको ये तो और दूर हो गई, तो ये पीछे बढ़ाने पे मिलेगी, तो इसको पीछे बढ़ाने पे जहां पे मिल जाएगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो चलो यहां पे मिला देते हैं, ऐसे पहले मिला लेते हैं और फिर इसको देखो, ये अबे हो गई कि नहीं, तो यहां पर मिली है, तो ये क्या है, ये है हमारी फाइनल इमेज, ठीक। एक्चुअली में ये इमेज, अब देखो यहां पे होगा ऑब्जर्वर की आंख, यहां होगी ऑब्जर्वर की आंख, तो वो ऑब्जर्वर के आंख में ये वाली रे जाएगी ना, ये थोड़ी जाएगी, ये वाली जाएगी, तो ये फाइनल इमेज यहां पे इसको दिखाई देगी, क्लियर। तो ये आई है। अब देखो आई के लिए क्या करोगे, अब P2 ने बनाया, P2 ने ये इमेज बनाई है आई, तो P2 के लिए फिर से क्या करो, वही फॉर्मूला लगाओ। तो P2 के लिए देखना, फॉर P2, तो पहले तो ये बता दो V2 क्या है,
V2 लिख दे रहे और U2 लिख दे रहे, ठीक। तो V2 क्या है, P2 से यहां तक की डिस्टेंस। तो अब ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो या मैं पूरा लिख देता हूं V2, तो P2I, मैं इसको V2 ही लिखूंगा। और U2 क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला इसके लिए है ना, तो म्यू डी और प्लस टी, म्यू डी प्लस टी ये है। और ये भी साइन के साथ रखना है, तो ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इस पे भी ऐसा ही है, और यहां से ऐसे मेजर करोगे तो ये माइनस में आएगा। और P2I मैं इसका साइन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है साइन, मतलब पता तो है, डायग्राम से पता चल गया, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो विद साइन आएगी, तो रख देते हैं। अब लेकिन एक बात देखो, इस सरफेस के लिए P2 के लिए इंसिडेंट रे ये है। अब ये इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, μ2 में, तो ये μ1 की जगह काम करेगा। और ये जा कहां रही है, देखो यहां, तो यहां पे ये वाला मीडियम होगा μ2, तो μ2 μ1 बन जाएगा और μ1 μ2 बन जाएगा। क्लियर? तो इसी फॉर्मूले को लगा दें हम, तो क्या करेंगे, μ2 की जगह μ1 अपॉन V2 माइनस μ2 अपॉन U2 ये है माइनस में, म्यू डी प्लस टी पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, और विद साइन रखोगे तो आगे पूरे में माइनस। क्लियर? बराबर 0। तो इससे बेटा V2 आ जाएगा। देखो इससे V2 बराबर आ गया हमारा, V2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, माइनस में आएगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ये, और फिर यहां V2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा μ1 अपॉन μ2 और इनटू म्यू डी प्लस टी, ये आएगा। ठीक, अब इसको देखो μ1 अपॉन μ2 को फिर से रख दो, जैसे यहां लिखा था ना μ2 अपॉन μ1 क्या था, म्यू, तो ये μ1 को ले आओ नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू डी प्लस टी और अपॉन में म्यू आ जाएगा। ठीक, ये अलग अलग कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये V2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में D और ये माइनस का ही T, माइनस T। क्लियर? माइनस T बाय म्यू, सॉरी माइनस T बाय म्यू, ये हो गया तुम्हारा V2। ठीक, ये विद साइन है। अब देखो इसको और अच्छे से लिखते हैं तो तुम्हें फील हो जाएगा। इसको लिख दो आप, बराबर में माइनस कॉमन ले लो और ये लिख दो D माइनस T बाय म्यू, ये लिख दिया, देखो ये आ गया। ठीक, तो माइनस में आया, ये क्यों आया, क्योंकि ये तो पूरा ये डिस्टेंस है, और यहां से पूरा मेजरमेंट करो, देखो ये माइनस आ गया। ठीक, और नेगेटिव होना भी चाहिए। तो अब हमें शिफ्ट चाहिए, शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या है, मतलब ये चीज चाहिए मुझे कि मैं ऑब्जेक्ट कहां है, O, ऑब्जेक्ट क्या है, O, और ये देखो यहां से ये है V2, ऑब्जेक्ट ये था और इमेज यहां बनी, तो शिफ्ट तो ये हुआ ना OI, ये है हमारा शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। शिफ्ट को क्या बोलेंगे, डेल्टा एस। देखो ऑब्जेक्ट ये था, फाइनल इमेज यहां बनी, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो शिफ्ट हो गई, कितनी, डेल्टा एस, तो ये शिफ्ट निकालना है। तो शिफ्ट डेल्टा एस बराबर, कितना सिंपल है देखना, P2 से O तक की डिस्टेंस और P2 से I तक की डिस्टेंस। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, P2O माइनस P2I, तो P2O माइनस P2I। ठीक, तो डेल्टा S बराबर, अब देखो मैंने ये P2O ज्यादा है और P2I कम है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया ज्यादा में से कम, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, और तुम मैग्नीट्यूड को ही सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी चलेगा, या आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है। ठीक, चलो, तो डेल्टा S बराबर P2O ये कितना है, तो P2O की वैल्यू है यहां से यहां तक कितना था, देखो P1O कितना है, P1O है D, ये तो हमने पहले ही मान के चला था हमने, और T और ये, तो P2O हो जाएगा D प्लस T, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, D प्लस T माइनस P2I, ये तो V2 है, ये लिखा है D माइनस मत लिखना, D माइनस T बाय म्यू, तो माइनस D माइनस T बाय म्यू। क्लियर? तो देखो ये शिफ्ट आ जाएगा, डेल्टा एस बराबर कर दो मल्टीप्लाई, इसका माइनस का तो D और ये माइनस D खत्म, क्या बचेगा T प्लस
टी प्लस डी माइनस टी बाई म्यू। ये प्लस आएगा यार, ये प्लस होगा, देखो माइनस कॉमन लिया तो प्लस आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा डी टी माइनस टी बाय म्यू। तो डेल्टा एस बराबर हो गया, टी बाहर कर लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब ये तुम्हें याद रखना है, ये शिफ्ट होता है, ये याद रखना है हमें। अब ये शिफ्ट किस डायरेक्शन में है? तो देखो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, है ना, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? इस साइड। और ऑब्जेक्ट में इमेज जो बनी उसमें शिफ्ट भी यही आया, देखो ये। तो इस केस में जब ये डेंसर होता है, जब स्लैब डेंसर होता है, तो ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट आता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आता है। इतनी सी बात याद रखना है, तो लिख देना इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर? इतनी बात हमेशा याद रखना, देखो भूलना नहीं है ये। तो ये केस फर्स्ट था रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम सेकंड पढ़ेंगे वर्चुअल। देखो बेटा, अभी हमने रियल ऑब्जेक्ट के लिए देखा था, है ना, अब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, वही म्यू2 U2 सब वही है। ये म्यू2 है, ये म्यू1 है, और ये डेंसर है। उसी का केस फर्स्ट था, अभी अब सेकंड है। केस एक वही है, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, लेकिन इसका केस सेकंड आ गया। कौन सा? ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो ऐसे रेज आती है ना। तो देखो ये रे आ रही है, ये कहां से कहां जा रही है, कहां जाने वाली है? यहां। तो एक ही रे भेज रहा हूं मैं, ऐसे एक और आ रही होगी, ऐसे कई सारी आ रही होंगी यार, सब इसकी तरफ जा रही होंगी। सबके साथ वही होगा जो एक के साथ होगा। चलिए, तो ये रे आई, ये P1, ये P2। अब हमें इसकी डिस्टेंस देखो, P1 से O तक की डिस्टेंस मैं पहले भी मानी थी मैंने, अभी भी मैं वही मान रहा हूं, क्या? D। तो ध्यान रखना, P1 से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है D। अब P1 से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस देखो, इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है, और P1 से O तक की डिस्टेंस भी इसी साइड मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, जबकि पहले नेगेटिव था। अब इमेज देखते हैं कहां बनेगी। तो सबसे पहले तो इस पे नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल बन गया। अब ये बताओ, ये रे सीधी तो ऐसे जा रही है, लेकिन ये डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां पे इसको बेंड कर दो। तो चलो, मैंने माना ये हो गई बेंड, ठीक। देखो ये बैंड हो गई, क्लियर। अब बेटा ये वाली मैंने क्या बोला था, जब ये बैंड हो गई, अब यही इसको भूल जाओ, ये है P2, तो ये सीधी आगे जाएगी। और यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि ये पॉइंट है, मैंने यहां लिखा है I1। जो पहले इमेज बनी थी वही इमेज अभी भी बनी है, ये I1 बन गई, ठीक। ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रे और यहां से जो रे जा रही होगी, अगर ये नहीं होता तो एक्चुअली में मिलती, ठीक। तो ये रियल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। क्लियर? तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? तो P1 से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मैंने इसको V1 बोला था, याद है? V1, इसको मैं V1 बोल रहा हूं। फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई उसकी डिस्टेंस V1। चलो, अब पहले एक बात और, म्यू1 क्या है? तो यहां पे रे है इंसिडेंट, तो ये म्यू1 है, और यहां जा रही देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन के बाद यहां जा रही है, मतलब म्यू2। तो वही म्यू2 है, और म्यू1 है। क्लियर? तो लगा फॉर्मूला, तो फॉर मतलब थोड़ा लिखते हैं, O इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और I1 रियल इमेज। क्लियर? चलो, अब फॉर P1, तो फर्स्ट सरफेस P1 के लिए क्या होता है फॉर्मूला? म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U1 बराबर 0। चलो, तो म्यू2, इसी को आगे लिख दे रहे हैं, म्यू2 इज म्यू2 अपॉन V1 इज टू बी फाउंड, बराबर कर दो, बराबर म्यू1 इज म्यू1 अपॉन U1। U1 है कितना था? D। U1 है D। तो चलो, ये आ गया देखो, V1 बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू D। और इसको म्यू2 अपॉन म्यू1 को मैंने बोला था क्या लिखेंगे हमेशा? म्यू। तो म्यू इंटू D, ये हो गई V1 की वैल्यू। कितनी आ गई है V1? म्यू इंटू D। ये ध्यान रखना है, ठीक। चलो, अब ये वाली जो रे है, ये वाली वो इस सरफेस पे गिर रही है, और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे है, तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। कहां है? I1। कैसा? ये भी वर्चुअल है, देखो ऐसी रे ये भी आ रही, तो ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो I1
अब फॉर P2 I1 क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज जो बनेगी वो होगा I2 या I मान लो, I होगी फाइनल इमेज हमारी। तो बना लेते हैं, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो ये वाली रे ऐसे जा रही है, लेकिन ये रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी तो ये ऐसे नहीं जाके ऐसे आ जाएगी, ठीक। तो ये हो गया आई, फाइनल इमेज आई। अब देखो ऑब्जेक्ट ये और फाइनल इमेज यहां आई, मतलब कि शिफ्ट ये होगा, ये हो गया शिफ्ट डेल्टा एस। क्लियर। अब P2 से आई तक की डिस्टेंस क्या होगी, याद करो V2, याद क्या करो, P2 से इमेज की डिस्टेंस V2 ही होती, और P2 से I1 तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगा U। तो रख दे वैल्यूज। तो I1, अब ये बताओ I1 कैसी, ये I जो है इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि ये एक्चुअली मिल रही, तो ये I इज रियल इमेज, ठीक। लगाओ फॉर्मूला। अब μ2 और μ1 उल्टे हो जाएंगे। देखो ये इंसिडेंट रे है μ2 में, तो ये μ1 की तरह काम करेगा, और यहां ये जा रही है इसमें, तो μ1 में जा रही है, तो ये μ2 की तरह काम करेगा। तो μ1 अपॉन v की वैल्यू v2 बराबर कर दे रहे, ये माइनस है बराबर 0, तो बराबर ही लिख दे रहे, बराबर μ2 अपॉन u2। अब u2 बोलो, तो u2 की वैल्यू हो जाएगी P2 से I1 तक की डिस्टेंस, P2 से I1 तक की डिस्टेंस, ये है u2। तो P1 से I1 तक की डिस्टेंस कितनी थी, μd, तो μd में से इतना t कम कर दो, तो μd माइनस टी, और ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां से ऐसे मेजर कर रहे हो तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो पॉजिटिव आएगा। तो इससे हमारा V2 आ जाएगा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, V2 बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डी माइनस टी, V2 इधर और ये इधर, और μ1 अपॉन μ2। अब फिर वही μ1 अपॉन μ2 1 अपॉन म्यू लिख दो, तो V2 बराबर ये हो जाएगा म्यू डी माइनस टी अपॉन पूरे में म्यू, फिर से अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा d माइनस टी बाय म्यू। क्लियर, ये हो गया V2। अब बेटा शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट के लिए क्या करोगे, P2 से I तक की डिस्टेंस, देखो P2 से I और P2 से O, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। अब कोई ये भी सोच सकता है कि ये इमेज रिफ्रैक्शन के बाद कहो यहां बन जाए, हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो P2 से P2I से P2O को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है एक्चुअली में तो पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं P2I से P2O को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और ये अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लो कि P2I बड़ा है, मतलब इमेज उस तरफ चली गई। क्लियर। तो चलो शिफ्ट देख लेते हैं। तो शिफ्ट डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, P2I माइनस P2O बराबर P2I। अब P2 से I तक की डिस्टेंस, तो देखो P2 से I तक की डिस्टेंस ये है V2, तो V2 हो जाएगा तुम्हारा D माइनस टी बाय म्यू, और माइनस P2 से O तक की डिस्टेंस, तो देखो P1 से O तक की डिस्टेंस कितनी थी, D, और ये T कम कर दो, तो D माइनस टी बचेगा, माइनस ऑफ D माइनस टी। चलो तो डेल्टा एस शिफ्ट बराबर हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो D और माइनस D तो खत्म हो गया, तो देखो ये बचा माइनस का T बाय म्यू, और वहां हो जाएगा प्लस T, तो ये बराबर आ जाएगा, T कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो वही शिफ्ट इसमें भी आया यार जो पहले आया था, हाँ एक्चुअली में शिफ्ट सेम ही होता है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बड़ा सिंपल है, 1 और 1 अपॉन म्यू में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, क्यों, क्योंकि म्यू इज ग्रेटर देन 1, याद है ना, ये म्यू क्या है, डेंसर मीडियम का, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, सो म्यू इज ग्रेटर देन 1, समझ गए। तो यहां पे म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 अपॉन म्यू लेस देन 1 हो जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव आएगा, बराबर पॉजिटिव। सो वी कैन से इमेज इज अगेन शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे ये थी, और इमेज में शिफ्ट आया है, शिफ्ट आया वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आया है, और उतना ही आया जो पहले आया था। तो इस केस में भी क्योंकि ये डेंसर है, तो जब भी ये डेंसर होगा ये रेयर होगा, क्या होगा, शिफ्ट जो होगा वो इतना ही होगा, T 1 माइनस 1 बाय म्यू,
और जहां टी इसकी विड्थ होती है, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होगा। ये याद कर लो हमेशा हमेशा के लिए। मतलब इस बार बार इमेज बनाने की जरूरत नहीं होती। अब हमें सीधा हम क्या बोलेंगे, ये है, अगर यहां ऑब्जेक्ट है, देखो अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहां बनेगी, और ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, T1 - 1 अपॉन म्यू, जहां T इसकी विड्थ है और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट यहां है, मान लो ऐसे रेज आ रही वर्चुअल, ये है ऑब्जेक्ट, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी इमेज T1 - 1 अपॉन म्यू। ये याद करो और दोनों केस को नोट में लिखो। देखो बेटा, अब हम लोग केस लेते हैं, अभी केस ए था, केस बी लेते हैं। केस बी व्हेन स्लैब मटेरियल इज रेयरर, मतलब ये रेयरर है और सराउंडिंग डेंसर है, मतलब μ2 लेस देन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 1 μ2 होगा, और ये म्यू लेस देन 1 आएगा, क्योंकि μ2 छोटा है अब μ1 से, तो लेस देन 1 आएगा। ठीक, अब ये ध्यान रखो, इसमें μ2 और ये μ1, μ2 क्या है μ1 क्या है, इसमें कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब वो शिफ्ट की जगह बदल जाएगी। देखो कैसे, डायरेक्शन बदल जाएगी। देखो चलो दोनों केस बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, और यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट, केस फर्स्ट केस सेकंड दोनों। तो चलो एक रह गई, ये रह गई, यहां से ये नॉर्मल बनाया। अब क्या होगा, ये रेयरर है, ये रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां से एक रे गई, ये गई रे, यहां पे नॉर्मल बना दिया हमने, और इस रे को अवे फ्रॉम द नॉर्मल करना है हमें, तो ये चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, देखो ये नॉर्मल से दूर हो गई। ठीक, अब ये इमेज कहां बनाएगी, तो यहीं पे इमेज बनाएगी, है ना, ये इमेज बन गई I1। अब डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये पता है मुझे, ये कितना होगा D, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस D थी, ये तुम लोग निकाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा। आप देखो, ये गई ऑब्जेक्ट, रे गई, अब यहां पे फिर से इमेज बना गया। मैं सिर्फ शिफ्ट बताना चाहता हूं कहां होगा। देखो अभी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, पहले वाले केस में क्या हुआ था, इसी तरफ शिफ्ट हुआ था। अब देखो उल्टा होगा, तो यहां इमेज बनाओ इसकी। अब इसकी इमेज बनाओगे तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अब इस वाले सरफेस पे, क्योंकि ये डेंसर है, तो सीधी जाए तो ऐसी जाएगी, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक, ये बैंड हो गई। अब देखो इसकी इमेज, तो पीछे बढ़ाओ इसको, ये पीछे बढ़ाओगे, यहां पे आ जाएगी, ये बन गई हमारी फाइनल इमेज। तो देखो ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ डेल्टा एस। अब ये डेल्टा एस की वैल्यू वही है, डेल्टा एस बराबर T1 - 1 बाय म्यू, यही है। लेकिन म्यू देखो कैसा है, म्यू लेस देन 1 है। अगर म्यू लेस देन 1 है तो फिर ये वाला टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 1 माइनस ग्रेटर देन 1 ये नेगेटिव आएगा। मतलब जहां पहले इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, अब वो शिफ्ट इस तरफ होगा। समझ गए? तो ये डेल्टा, फॉर्मूला यही है, म्यू भी वही रखना है आपको, सब कुछ वही करना है। क्लियर है? आपको बस वैल्यू डाल, म्यू की जगह पे डालना क्या, μ2 अपॉन μ1, म्यू बराबर μ2 अपॉन μ1, और वैल्यूज डालोगे तो ये शिफ्ट आ जाएगा। तो शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा। ऐसे ही बिल्कुल आपने देखा, मैंने डायग्राम से फील करा दिया कि शिफ्ट इस तरफ हो रहा है। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, तो यहां पे एक नॉर्मल बनाया, क्या होगा, ये रेयरर है, तो ये रे ऐसे ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, तो मतलब ये कुछ ऐसे चली जाएगी। क्लियर? ये चली गई। अब यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, कौन सी, I1। अब इस वाले सरफेस के लिए ये I1 जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहां ये कहा जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, क्योंकि सॉरी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, अब यहां टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाके ये यहां पे मिल जाएगा, और ये है फाइनल इमेज आई, और ये था अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो फाइनल इमेज आई यहां बना, और ये शिफ्ट हुआ डेल्टा एस, कहां हुआ, इंसिडेंट रे के उल्टा शिफ्ट हुआ। देखो ऑब्जेक्ट से इमेज इधर आ गई। अब ये वैल्यू कितनी है, यही है,
कोई फर्क नहीं है। आप अब देखो बार बार फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकाल के तुम लोग चेक कर सकते हो, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। क्लियर, मतलब कि जब ये स्लैब रेरर मीडियम का होता है और इसके सराउंडिंग में डेंसर होता है तो शिफ्ट होता तो इतना ही है, लेकिन फॉर्मूला यही है शिफ्ट का, लेकिन ये शिफ्ट इंसिडेंट रेज के उल्टी डायरेक्शन में होता है। मतलब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, और ऑब्जेक्ट इस केस में रियल ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी। इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट, ये नोट में लिखना है, ध्यान रखना। बस इस तरीके से ये खत्म हुआ। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं। मैं बोल रहा हूं इससे सरल कोई चीज नहीं है, दुनिया की सबसे सरल चीज है। देखो कह रहा है कि फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ इमेज इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है, ये स्लैब है म्यू बराबर 2, सराउंडिंग है म्यू बराबर 1, मतलब ये डेंसर है, ये रेरर है। इसका डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट ये 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और ये देख रहा है कहां से, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। क्लियर। अब देखो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये कहां से देख रहा है, इसकी सिचुएशन से थोड़ी ना, मतलब अगर ये दूर से भी देखेगा या पास से देखेगा, कहीं से भी देखेगा, इसका ऑब्जेक्ट इमेज में जो शिफ्ट हुआ है वो इस ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, चलो इसकी विड्थ पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिव इंडाइसिस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग और स्लैब के। तो ये म्यू बराबर 3, ये म्यू बराबर 2, मतलब ये भी डेंसर है। इसका देखो ये म्यू बराबर 1 और ये म्यू बराबर 3/2, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये रेरर स्लैब है। क्लियर। तो इसमें कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसमें देखो ऑब्जेक्ट यहां है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट होगा। इसमें देखो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे शिफ्ट होगा, मतलब यहां कहीं बनेगी इमेज, इस तरफ शिफ्ट होगा, इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में। तो शिफ्ट कैसे निकाले, कुछ नहीं, सबसे पहले इसको हमेशा म्यू2 मानूंगा मैं, इसको म्यू1 मानूंगा, म्यू2 म्यू1, म्यू2 म्यू1, म्यू2 म्यू1। अब मैंने सबके लिए देखो म्यू बराबर, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू2 बाई म्यू1, रख दो। तो म्यू2 बाई म्यू1 इसका निकाला 2 आया, इसका म्यू2 बाई म्यू1 3/2 आया, इसका म्यू2 बाई म्यू1 2/3 आया, इसका लेस देन 1 आ गया। देखो आ गया, वही तो मैं बोल रहा था। तो इसमें तीनों में रख दो वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू तीनों की इसमें डाल दो, तो शिफ्ट आएगा 5 सेंटीमीटर, 10/10/3 सेंटीमीटर, और इसका -10, देखो माइनस आ गया। इसका माइनस का मतलब ये है ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, और इनमें दोनों में इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब हमें अभी हमने एक स्लैब से शिफ्ट निकाला था, ठीक है। अब हम कंपोजिट स्लैब से शिफ्ट निकाल रहे हैं। तो देखो ये थोड़ा सा वैसा है, अब इसको ध्यान से देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जो निकलेगा वो जरूरी है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं पूरा प्रूफ कर रहा हूं इसलिए ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है वो ना हो। चलो तो देखते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बहुत है, कुछ नहीं करना है। देखना ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 स्लैब ले लिए, 2 स्लैब ले लिए। तो एक स्लैब ये है जिसकी विड्थ है T1, इसकी विड्थ है T2। देखो इसकी विड्थ है T1, इसकी विड्थ है T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, म्यू2 और म्यू3, और ये चिपका के रख दिए, कॉम्पोजिट बना दिया। ठीक, इसके सराउंडिंग में इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू1 है और इस तरफ भी म्यू1 है। क्लियर। अब सुनो, ऑब्जेक्ट कहां है, ये है ऑब्जेक्ट, कहां, म्यू1 वाले में। अब हमने मान लिया, देखो डेंसर कौन है, रेरर कौन है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो मैंने माना कि ये सबसे कम रेरर है, ये रेरर, इससे ज्यादा डेंसर ये है, और फिर सबसे ज्यादा डेंसर ये है, और फिर ये वही वही दिया मान लिया, मतलब म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 और म्यू3 ग्रेटर देन म्यू2। क्लियर, ये लिखा हुआ है। अब मुझे ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया, अब मुझे शिफ्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पूरा स्लैब जो है डेंसर ही है ना, यहां से तो सराउंडिंग से तो डेंसर ही है, मतलब जो शिफ्ट होने वाला है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही होगा। तो ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे आएगा तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो इसी साइड बनेगी। तो देखते हैं अब कैसे बनती है। तो पूरा रे डायग्राम मैंने एक्चुअली बना दिया है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो आप बना सकते हो, बहुत सरल है। देखो या चलो मैं मिटा देता हूं और अब बना देता हूं आपके लिए। ठीक, तो या ऐसे ही समझ लो यार, सिंपल सा तो है। देखो ऑब्जेक्ट से रे गई, ये रे गई किस सरफेस के लिए, पहले P1 वाला सरफेस, ये P1 वाला सरफेस। तो ये रे गई, क्या किया हमने, नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल बनाया, क्या होगा, डेंसर है ये, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ये रे
टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो गई, लेकिन यहां नहीं मिल रही, इसका मतलब पीछे मिलेगी। तो यहां देखो ये इमेज बन गई, ये बन गई इमेज। अब ये इमेज अगले वाले के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक, वो वाला ये इंसिडेंट रे इस पे गिरेगा P2 पे, फिर नॉर्मल बनाओगे, ये फिर से डेंसर है तो फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो लेकिन ये मिली नहीं, तो फिर पीछे बढ़ा दो तो ये इमेज बन जाएगी I2। फिर ये वाली रे इसके लिए इंसिडेंट रे है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो हमारा, चलो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। तो क्या करें, लगाओ फॉर्मूला। यहां μ1 से μ2 में जा रही है रे, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर P1 μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U बराबर, मैंने इसको कर दिया इस तरफ, तो μ2 अपॉन V1 बराबर μ1, तो ये μ2 है और ये μ1 है, μ1 अपॉन माइनस डी, क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ है, यहां से ऐसे मेजर करोगे तो ये माइनस डी हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू आ गई, मतलब P1 से I1 तक की डिस्टेंस आ गई। ठीक, और ये I1 P2 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो P2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, जो P1 से इमेज की डिस्टेंस थी उसमें इतना T1 और जोड़ दो, मतलब जो ऊपर निकाला हमने V1, ये माइनस साइन नहीं देखना, क्योंकि माइनस साइन तो हमें ये बता रहा है कि इस तरफ बनेगी इमेज, तो प्लस में ही देखना है। तो μ2 अपॉन μ1 इंटू डी, ये डिस्टेंस है P1 से I1 तक की, और इसमें T1 और जोड़ दो तो P2 से I1 मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैंने माना कि P2 से इमेज बनेगी, तो P2 देखो ये रह गई, यहां गई, अब ये P2 पे ये वाली रह गई, तो यहां टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये पीछे बढ़ाने पे I2 इमेज बनाई, तो P2 ने इमेज बनाई I2। ये डिस्टेंस कितनी है, P2 I2, ये हम निकालेंगे, इसको मैं मानूंगा V2। तो देखो फिर से P2 के लगाया, तो P2 के लिए रे जो है वो इंसिडेंट रे तो μ1 में है, μ2 में है, और रिफ्लेक्शन के बाद यहां μ3 में जा रही है, तो ये μ2 होगा और ये μ1 होगा, तो μ3 और ये μ2, तो μ3 अपॉन V2 बराबर μ2 अपॉन क्या होता है U, और U की वैल्यू मैंने बोला था, इसने जो इमेज बनाई थी इसकी इमेज की डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, और प्लस T1, तो देखो ये रख दिया T1 प्लस ये वाली डिस्टेंस, लेकिन आगे माइनस, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट ये इस तरफ है, जबकि इस पे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो नेगेटिव आएगा, तो ये रख दिया हमने। तो इससे V2 की वैल्यू ये आ गई। अब ध्यान रखना ये माइनस नहीं देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, माइनस इसलिए आया क्योंकि इसने जो P2 ने इमेज बनाई है ये वो इस तरफ मेजर होगी, तो इसलिए माइनस साइन आया है। अब P3 पे आ जाओ, तो P3 के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये यहां से मिल रही है, मतलब जो P2 ने इमेज बनाई है I2, वो P3 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, रियल ऑब्जेक्ट। चलो तो ये आ गई। अब यहां से देखो ये फिर एरर में जा रहा है, तो यहां नॉर्मल बनाया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो ये रे जा रही थी, इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया, तो यहां पे ये इमेज बन गई। ठीक, I3 मतलब P3 ने इमेज बनाई I3, P3 I3 इमेज की डिस्टेंस है, और P3 से यहां तक ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये कैसे निकाले, तो इतना ये है T2 और प्लस P2 के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो हमने P2 के लिए इमेज की डिस्टेंस, ये P2 I2 इमेज की डिस्टेंस है, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की डिस्टेंस में आप T2 जोड़ दो, तो देखो यहां पे अब यहां देखो ये μ3 में है और μ1 में जा रही, तो यहां वाला μ2 होगा और यहां वाला μ1 होगा, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो होता है। तो यहां μ1 अपॉन V3 मतलब P3 I3, क्लियर, μ1 अपॉन V3 बराबर μ3 अपॉन U, और U की वैल्यू मैंने बोला था जो ऊपर इसने जो V आया था इसमें T2 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा, क्लियर। माइनस आगे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी इस तरफ मेजर हो रहा है ये। चलो ये आ गया, तो V3 आ गया। V3 मतलब क्या है, V3 मतलब P3 I3, क्लियर। तो हमने क्या कर लिया, यहां से P3 से फाइनल इमेज जो बनी उसकी डिस्टेंस निकाल ली P3 I3, क्लियर, और P3 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, P1 से है D, तो ये D प्लस T1 प्लस T2। अब क्या करें शिफ्ट निकालने के लिए, P3 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में से P3 से इमेज की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो करो सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो P3O ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस P3 से माइनस P3 I3। अब देखो बेटा डेल्टा एस बराबर हो जाएगा P3O कितना है, T1 प्लस T2 प्लस D माइनस ये P3 I3 को मैंने देखो मैग्नीट्यूड में लिखा, क्यों लिखा, नेगेटिव साइड नहीं लेंगे हम इसका भी, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि P3O बड़ा है और P3 I3 छोटा है। अब अगर मैं गलत हूं तो फिर यहां पे आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये सॉल्व करो। अब V3 की वैल्यू ये माइनस छोड़ के
इसको यहां डालो और इसको सॉल्व करो, तो ये शिफ्ट जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। शिफ्ट आएगा डेल्टा एस बराबर, यहां लिखते रहे, ठीक, डेल्टा एस बराबर आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, डेल्टा एस बराबर आएगा T1 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस μ1 अपॉन μ2 प्लस T2 1 माइनस μ1 अपॉन μ3। ये शिफ्ट आएगा, आप सॉल्व करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी वैल्यूज रखी है, ठीक, ये शिफ्ट आएगा। अब ये शिफ्ट आया, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये देखो आप, देखो बेटा, ये स्लैब आपको याद होगा, इस स्लैब का देखो ऑब्जेक्ट कहां है, पहले तो ऑब्जेक्ट देखा करो, ऑब्जेक्ट है μ1 में, इस स्लैब की बात कर रहा हूं मैं, तो इस स्लैब से देखो ऑब्जेक्ट, इस तरफ ऑब्जेक्ट है μ1 में, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, और इस स्लैब के राइट में क्या है, राइट में है μ3, है ना। लेकिन इसका अभी एक्चुअली में देखो, ये वाला जो शिफ्ट आया है ना, ये वाला और ये वाला शिफ्ट इसने प्रोड्यूस किया है, और ये वाला शिफ्ट इसने दूसरे वाले ने प्रोड्यूस किया है, इसने प्रोड्यूस किया है। T1 वाला जो वो है, उसने ये वाला शिफ्ट प्रोड्यूस किया। देखो क्या आया, फॉर्मूले पे गौर करना, T1 1 माइनस μ1 अपॉन μ2, T1 यही तो फॉर्मूला था, T1 ब्रैकेट में 1 माइनस और 1 अपॉन म्यू, और जहां म्यू क्या लिखते थे हम लोग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो μ2 और अपॉन ऑब्जेक्ट जहां है μ1। लेकिन ये तब होता था जब इस स्लैब के इस तरफ भी μ1 हो और इस तरफ भी μ1 हो, तो इस तरफ तो क्या है μ3 है। मैं यही कह रहा हूं कि तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप इस पूरे स्लैब को ऐसे डील कर सकते हो। देखो मैं ये तो पूरा मिटा रहा हूं, देखो समझो इसको, हम रिजल्ट क्या निकालने वाले थे, ये सब पूरा मिटा रहा हूं। 100% आपको डायग्राम से ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात थी। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये T1 वाले की बात करें हम, ये है T1, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, इस तरफ क्या है μ1, और इस तरफ देखो μ3 है, ठीक, खूब μ3 रहे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसका जो शिफ्ट आएगा डेल्टा S1, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट में शिफ्ट आएगा वो होगा T1 1 माइनस 1 अपॉन μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट वाला, मतलब μ2 और ऊपर हो जाएगा μ1, यही आएगा, इसके आगे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे μ4 हो चाहे μ5 हो। अब दूसरा वाला जो था, ये था, क्या था ये T2, और इसका था μ3, इसके इस तरफ तो μ1 था लेकिन इस तरफ तो μ2 है, लेकिन तब भी इसका जो इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो डेल्टा S2 बराबर T2 1, मैंने प्रूव किया है, देखो प्रूव करके दिखाया है, ठीक, 1 माइनस 1 अपॉन इसका म्यू, तो μ3 अपॉन इसका नहीं एयर वाले का, जहां पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी जहां पे ऑब्जेक्ट है, μ3 अपॉन μ1, यही आएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड टोटल शिफ्ट, तो डेल्टा S बराबर डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। अब इससे हम एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं, देखो क्या कॉन्सेप्ट ये निकालते हैं कि जिस मीडियम में ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, स्लैब और दूसरा स्लैब के बीच में जगह तो है नहीं, उसमें आप छोटी सी पतला सा गैप कर दो और वो मीडियम डाल दो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझे, ऐसे बिहेव करता है ये, एक्चुअली में ऐसे ये बिहेव करता है। हम तुम्हें पूरा डायग्राम बना के प्रूफ करके, न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिखा दिया है। तो इसको बोलते हैं एयर गैप, लेकिन एयर गैप तब बोलते हैं जब ये एयर में रखा हो, ठीक, तो हम बोलते हैं इसको गैप मेथड, GAP गैप मेथड को। अब गैप में छोटा सा गैप करना नहीं है, बड़ा सा गैप कर दो, छोटा सा गैप कर दो और उस गैप में क्या डाल दो, वही मीडियम डाल दो जिस मीडियम में ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट मीडियम, बस खत्म बात।
ऑब्जेक्ट मीडियम। और ये अभी नहीं, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक, तो छोटा सा गैप करके अगर ये एयर में होता तो हम एयर डाल देते। अब ये समझ लो कि ये वाला स्लैब कहां रखा है, ये अगर एयर है तो यहां भी एयर है। ऐसे ये वाला स्लैब कहां रखा है, ये अगर एयर है और यहां भी एयर है। चाहे 10 गैप 10 लगा दो तो म्यू1 T1 म्यू2 T2 म्यू3 T3 म्यू4 T4 के, और ऑब्जेक्ट रखा है म्यू0 में म्यू0 में, तो सबका जो वो आएगा अलग अलग शिफ्ट आएगा। वो क्या आएगा, इसका आएगा T1 वाले का T1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, जहां म्यू क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस वन प्लस। तो आप ये समझ लिया करो कि इंडिविजुअल खूब कंपोजिट स्लैब है, लेकिन इंडिविजुअल स्लैब से जो शिफ्ट आता है उसके सम के बराबर टोटल शिफ्ट होता है कंपोजिट स्लैब से। आई होप 100% आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करके आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखो बेटा, अब हम इसके दो तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है, देखो ये फाइंड द अपरेंट डेप्थ सीन बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है आंख, और ऑब्जेक्ट ये है, और यहां पे अलग अलग मीडियम के स्लैब्स हैं। जैसे कि यहां, अच्छा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जहां है वो 1.8 में है। क्लियर, ऑब्जर्वर 1.8 वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में है। चलो ठीक है। अब यहां ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट को, तो ये कहां कहां है, अब ध्यान से समझना। यहां 1.8 है, एक्चुअली में यहां 1.8 है, और यहां क्या है, ये देखो, ये स्लैब है 1.5 का, ये है स्लैब 2 का। ठीक, इसकी वेट 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे भी वही है जो यहां है, मतलब ये म्यू बराबर 1.8 ही है नीचे पूरा। ठीक, अब कह रहा है कि बताओ इसको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा। कोई बात नहीं, दिखा देते। तो पहले तो इस स्लैब की वजह से क्या आएगा, शिफ्ट आएगा इसकी इमेज में। कितना आएगा, तो डेल्टा एस बराबर क्या होगा, टी। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू किसका, तो म्यू स्लैब अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। तो म्यू ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा। इतना सिंपल है यार, कितना सरल है। देखो, म्यू स्लैब अपॉन जहां पे म्यू है ऑब्जेक्ट वाला। क्लियर, तो डेल्टा S1 इसकी वजह से शिफ्ट होगा 15 प्लस माइनस सब पता चल जाएगा आपको। माइनस का मतलब इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में, प्लस का मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर की तरफ इंसिडेंट रे तो ऐसे जाएगी। तो अब देखो इसकी वजह से शिफ्ट 50 मतलब 15 1 माइनस म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू स्लैब। तो म्यू ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट तो 1.8 वाले में है, तो 1.8 अपॉन म्यू स्लैब, इसका क्या है 1.5, तो यहां 1.5 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करो, -3 सेंटीमीटर। मतलब यहां ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे यहां जा रही, तो ये नीचे जाएगा, इसकी इमेज नीचे, इसकी वजह से इसमें शिफ्ट कहां आएगा, नीचे, मतलब इस तरफ, नीचे की तरफ, इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर। चलो अब ये वाला भी तो प्रोड्यूस करेगा। तो डेल्टा S2 बराबर टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रखा। म्यू ऑब्जेक्ट अभी भी 1.8 है और म्यू इसका 2 है। सॉल्व किया तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव आया। इसका मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो देखो इसकी वजह से होता है नीचे की तरफ 3 और इसकी वजह से होता है ऊपर की तरफ 2, तो कुल मिला के कितना हुआ, सॉल्व करो, -1, मतलब टोटल कहां हुआ, इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर। मतलब इसको देखो कहां दिखाई देगा, तो यहां डेप्थ पूछ रहा है, तो यहां से देखोगे ना डेप्थ तो यहां से होगी, तो यहां से देखो 15 और 20 35 और 1 सेंटीमीटर इनकी वजह से टोटल शिफ्ट आया वो नीचे, मतलब 36 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। तो ये एपेरेंट डेप्थ हो गई इसकी, क्या हो गई, एपेरेंट डेप्थ। क्लियर। अब सुनना, इसी में एक क्वेश्चन और बता दे। अगर वो तुमसे कहे बताओ इस कॉम्पोजिट स्लैब का, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और ये रखा किसमें है 1.8 में। तो अगर वो तुमसे कहे बताओ इस कॉम्पोजिट स्लैब का इफेक्टिव इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सरल है। पता क्या करोगे, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। म्यू बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ है 35 यही तो है 35, और एपेरेंट डेप्थ कितनी आई 36,
तो 35/36 ये हो गया खत्म। इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता चुके हैं ये तो हम, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट बराबर म्यू। क्लियर। चलो इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि ये वही पूरा क्वेश्चन वही है। देखो ये 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 1.5, म्यू बराबर 2, सब वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को उसने यहां नहीं रखा, थोड़ा नीचे रख दिया। ऑब्जेक्ट को थोड़ा नीचे रख दिया और कहां रख दिया देखना, पहले म्यू बराबर 1 में, मतलब यहां एयर है। अब इसको मिटा दें, एक बार म्यू बराबर 1 लेना है और एक बार म्यू बराबर 1.8 लेना है। तो सुनो, सबसे पहले म्यू बराबर 1 ले लिया। अगर उसने म्यू बराबर 1 ले लिया तो निकालो फिर सबका शिफ्ट, तो इसका शिफ्ट। अब म्यू बराबर 1 यहां पे लिया है, ये तो ठीक है, यहां है म्यू बराबर 1 इतने में, ठीक, इतने में क्या है म्यू बराबर 1, और ऑब्जर्वर देखो 1.8 में है, मतलब यहां पूरे में फिर 1.8 है। तो क्या करोगे आप, शिफ्ट निकालोगे, एयर बार इसको भी एक स्लैब की तरह मान लोगे। तो पहले तो इसका निकालो, वही आएगा कामयाब, यही इसकी वजह से यही आएगा। अच्छा इसकी वजह से निकाल लो, डेल्टा S3 बराबर कितना है 10, डेल्टा S3 यहां लिखते हुए, तो डेल्टा S3 बराबर हो जाएगा 10, 1 माइनस म्यू ऑब्जेक्ट मतलब 1, ये एयर में है, ठीक, तो 1 अपॉन यहां एयर थी ना। अब हमें इसके नीचे वाले एयर से तो मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहां है ना, नीचे होगा कुछ, हमें मतलब नहीं है उससे। तो क्या करोगे, 1 माइनस म्यू ऑब्जेक्ट होगा 1 अपॉन 1.8, ये डेल्टा S3 आ जाएगा, ठीक। अब टोटल शिफ्ट तो जैसे अभी किया था वैसे कर लेंगे। अच्छा अब एक बार वो कह रहा है कि 1.8 है ये, और यहां रख दिया 1.8 में, ठीक। अब सुनो क्या करोगे, कितना सिंपल हो गया, 1 माइनस 1, ऑब्जेक्ट कहां है 1.8, और पूरे चारों तरफ मटेरियल भी क्या है 1.8, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, मतलब इतनी जो ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसको क्योंकि ये भी 1.8 में ही है, 1.8 में रखा हुआ पूरा, और ये भी 1.8 है, तो इसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा, डेल्टा S3 0 आएगा। मतलब टोटल जो रियल डेप्थ, जो एपरेंट डेप्थ होगी, उसमें जो चेंज आएगा वो ये और ये इन दोनों की वजह से आएगा। मतलब जो इसमें आया था 36 सेंटीमीटर आया था, नहीं शिफ्ट की वैल्यू -1 सेंटीमीटर आई थी, इसमें भी शिफ्ट -1 ही होगा, लेकिन जो डेप्थ होगी वो होगी 15 + 20 + 10 और एक और +1, जो इन दोनों की वजह से आया था, क्योंकि इस स्लैब की वजह से कोई शिफ्ट नहीं आएगा। तो आई होप ये बात सब लोग समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा खत्म होता है। देखो बेटा, अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, स्लैब एंड मिरर कंबाइंड, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि देखो ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, विड्थ t है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जर्वर है। ये इस सिस्टम में इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, इमेज। तो पता करना है कहां इमेज बनेगी, तो ये हम कैसे डील करें, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं सिल्वर्ड स्लैब है, मतलब एक स्लैब था उसका एक फेस हमने सिल्वर कर दिया। क्लियर, ओके। अब देखो, तो यही वाला तो सिल्वर करोगे, यही थोड़ी कर दोगे सिल्वर, अगर यही सिल्वर कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, यही मिरर अकेला काम करेगा बस, है ना। चलो, तो इसको हम दो तरीकों से डील कर सकते हैं। अब कैसे, तो पहले तो मैं थ्योरेटिकल ऐसे बताता हूं, फिर आपको एक न्यूमेरिकल करके पूरा बताता हूं, ठीक। तो देखो, सबसे पहले आप ऐसे सोच सकते हो कि यहां से एक रे जाएगी, देखना ध्यान से, एक रे जाएगी, वो पहला जो सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, ये कौन सा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इसकी इमेज बनेगी। वो इमेज, अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक है और दूसरा सरफेस था रिफ्लेक्टिंग, लेकिन उसको हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया, तो इसकी इमेज पहले तो इस सरफेस से बनेगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर मिरर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनेगी, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर रे फिर आएगी, तो ये वाला सरफेस फिर से उस रे के बीच में आएगा। मतलब पहली इमेज इससे बनेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनेगी, और फिर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसकी इमेज बनाएगा। तो क्या होगा, अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर दूसरी में अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड अगेन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप ऐसे डील कर लो इसको कि ये जो मिरर है, देखो ये जो मिरर है,
इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, मतलब मैंने यहाँ पे अभी प्रूफ करके दिखाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां पे देखो एयर है, तो यहां ये जो स्लैब है, स्लैब का ये वाला फेस आपने मिरर बना दिया। तो आप ऐसा करो, ये स्लैब पूरा कर लो और इस स्लैब के इस सरफेस के बाजू में बिल्कुल डिस्टेंस एयर गैप डाल दो, एक एयर गैप डाल के और एक मिरर रख दो, मतलब ऐसे एक मिरर रख दो। ठीक, ये हमने मिरर रख दिया। तो पहला वाला जो डायग्राम था उसके लिए ये ए केस था। अब दूसरे वाले में देखो मैंने क्या किया, पूरा स्लैब ले लिया और प्लस ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इसको बाजू में रख दिया एयर गैप डाल के एक छोटा सा। तो अब देखो क्या आएगा हमारे बीच में, इससे पहले पूरा एक स्लैब आएगा, इसकी इमेज ये स्लैब बनाएगा और स्लैब से इमेज हम पढ़ चुके हैं, शिफ्ट प्रोड्यूस होता है कितना, टी ब्रैकेट में 1 - 1/μ। तो वो इस स्लैब से इमेज बना देगा, वो हमें पता है कैसे पता बनाते हैं, है ना। या तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है इमेज या फिर ऑपोजिट शिफ्ट होती है, बता चुका हूं वो केस। ये डेंसर होता है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है शिफ्ट, और अगर ये रेयर होता है सराउंडिंग से तो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे शिफ्ट होता है। चलो, तो ये इमेज पहले तो स्लैब इमेज बनाएगी इसकी, और फिर मिरर बनाएगा उसकी इमेज, और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेज फिर से स्लैब से होकर गुजरेंगी, मतलब अ स्लैब, दूसरा अ प्लेन मिरर एंड अगेन अ स्लैब। क्लियर, ये दोनों केस चाहे जैसे डील करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये मिटा दे रहा हूं और मैं आपको ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। वैसे आई थिंक इस क्वेश्चन को तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो अच्छा तरीका क्या है, देखो, या तो दोनों से करो। अब दोनों से क्या जरूरत है करने की, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूं। कौन सा सिंपल मेथड? सिंपल मेथड ये होता है कि आप इसको स्लैब पूरा ले लो और मिरर को थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, मिरर को थोड़ा सा क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, मतलब स्लैब पूरा ले लो। मतलब केस 2 वाला जो बी वाला केस है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये स्लैब, फिर यहां पे मिरर रख देंगे, ठीक, ये चिपका के बिल्कुल एक हमने मिरर रख दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। एयर गैप डालना, ये सोच लो, एयर गैप डालना। एयर गैप कब? जब ये ऑब्जेक्ट एयर में रखा हो, और अगर ऑब्जेक्ट एयर में नहीं है तो जिस मीडियम में है वो मीडियम का गैप डाल दो, ठीक। चलो, तो अभी तो एयर में ही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये देखो 28 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, इसकी विड्थ है 6 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। कह रहा है बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। अब चलो, तो पहले स्लैब से बनाते हैं। तो पहले ये बताओ, ये कहा कौन सा मीडियम है, 1 एयर का, और ये 1.5 मतलब डेंसर है। तो इससे जो इमेज बनेगी, स्लैब से जो इमेज बनेगी वो इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे इस तरफ आएगी, ऑब्जेक्ट ये है ना, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां इमेज बनेगी, I1 बोल देते हैं। ये I1 इमेज किसने बनाई? स्लैब ने। तो शिफ्ट कितना, ये कितना शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा एस, डेल्टा एस 1 बोल दे रहे हैं, ठीक। तो शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, कितना सिंपल है यार, डेल्टा, देखो बहुत ही ज्यादा सरल है। डेल्टा S1 बराबर ये हो जाएगा T1 - 1/μ। तो डेल्टा S1 बराबर T कितना है, 6 सेंटीमीटर, 1 - 1/μ। म्यू में क्या लिखते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका तो 1 है तो इसी का आ जाएगा 1.5। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो ये डेल्टा S1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 - 2 मतलब 1/3, 3 - 2/3 मतलब 1/3 मतलब 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा। पॉजिटिव आया मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आएगा, ठीक। चलो, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, मतलब यहां पे इमेज बनेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये बना के इतना निकाल लिया तो हो जाएगा सब, थोड़ा सा एक बात का और भी हमें ध्यान रखना होता है। चलो देखो कौन सी बात का ध्यान रखना होता है, इसकी इमेज का रे डायग्राम बना लिया करो। तो बना लेते हैं, छोटा सा काम है। यहां से क्या करो, एक रे जाएगी, ये देखो नॉर्मल बनाया, ठीक, नॉर्मल। अब देखो ये सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो नॉर्मल क्योंकि ये डेंसर है तो ये नॉर्मल की तरफ मैंने ये झुका दिया, ठीक, ये झुक गई नॉर्मल की तरफ।
अब यहां दूसरे वाले सरफेस पे फिर से नॉर्मल बनाओ, तो दूसरे वाले सरफेस पे नॉर्मल बनाओगे, अभी कहां जाएगी रे? रे जाए। अब देखो मिरर जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है सरफेस से, लेकिन थोड़ा सा दूर रख लेते हैं ताकि हमें फील हो जाए। चलो यहां रख लिया मैंने, ठीक। तो ये हो गया हमारा मिरर। अब देखते हैं ये वाली रे अब क्या करेगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये डेंसर है और यहाँ एयर है, रेयरर। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे चली जाएगी, देखो ये चली गई, और यहां इसकी इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट से भेज दी, सॉरी, यहां से इमेज से भेज दी, ऑब्जेक्ट से भेजनी थी ना, ये भेज दी, ठीक। चलो अब देखो इसको, ये वाली रे जो है ये इमेज बनाएगी यहां फाइनल, ठीक। तो ये रे यहां पे इमेज बनाएगी, तो मैं पहले यहां से मिला देता हूं इसको, ठीक। रे डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये गई, ठीक। देखो ये रे आई, यहां गई, फिर फाइनली यहां से निकली, तो ये लास्ट में जो लास्ट रे जो निकली है वो इमेज बनाई I1। तो स्लैब ने फाइनल इमेज ये बनाई I1। क्लियर? अब देखो ये मिरर पे ये वाली रे गिरी, तो ये रे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम, ये ऐसी रे यहां से भी आ रही होगी, नीचे इमेजिन करो, तो मिरर पे कैसी रेस गिर रही है, देखो एक ऐसी गिर रही और एक ऐसी गिरेगी, ये वाली नीचे से जाएगी ऐसे। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसे रेस गिरती हैं तो वो पीछे बढ़ाने पे मिलती हैं, तो पीछे बढ़ाने पे एक्चुअली में यहां से आ रही होंगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो I1, ये I1 इमेज बनी, ठीक। I1 इमेज, I1 क्या हो जाएगा? I1 विल बी रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब देखो ये यहां से था, ये 6 + 28 और ये शिफ्ट हुआ 2, मतलब कितना बचा? ये 26 बचा, यहां से 26 बचा और 6 32, मतलब इसके लिए मिरर से यहां तक की डिस्टेंस हो गई तुम्हारी 32। ध्यान रखो ये मिरर बिल्कुल इससे चिपका हुआ है, वो मैंने बना दिया अलग ताकि रे ये वाली फील हो पाए आपको। तो ये देखो अब ये रेस गिर रही है मिरर पे, और अब ये मिरर क्या करेगा, यहां नॉर्मल बनाओगे तुम, यहां पे नॉर्मल बनाओगे तो ये ऐसे रे को ऐसे भेज देगा, ठीक। यहां चली जाएगी रे और इमेज यहां बनेगी। अब वो भी तुम यार थोड़ा सा फील कर लेना, यहां पे रे बन जाएगी, यहां पे इमेज बन जाएगी, और ये मिरर से 32 सेंटीमीटर पर ही होगी, क्योंकि मिरर से इसकी डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर आई थी, किसकी? I1 की। क्लियर? तो यहां मिरर से, मिरर ये बिल्कुल यहां चिपका हुआ है, मिरर से ये 32 पे बन जाएगा। क्लियर? अब देखो ये वाली रे देखो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ये इसको बोल दे रहे हैं, यहां पे जो इमेज बनी वो बोल दे रहे हैं I2। क्लियर? ये लिखा हुआ है, क्लियर है, ध्यान से देखना। तो I2 मिरर फॉर्म्स इमेज I2, ठीक, एट 32 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। क्लियर? अब बेटा देखो ये रे आई मिरर पे, इमेज बन गई यहां पे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होके फिर से स्लैब से जाएगी, देखो ये स्लैब से जा रही है, फिर से स्लैब थोड़ा और बड़ा है, तो ये स्लैब से जाएगी, तो फिर से क्या करेगा स्लैब, फिर से इसमें शिफ्ट करेगा स्लैब। तो स्लैब शिफ्ट करेगा, देखो ऐसे रे जा रही है। अब इस रे के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? ये मतलब स्लैब ये है और ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है स्लैब से? तो स्लैब के फर्स्ट सरफेस से इसकी डिस्टेंस देखते हैं, तो 32 सेंटीमीटर आया। अब ये रे जा रही है, देखो यहां मैं फिर से बना देता हूं इसका, ये ऐसा कुछ हो गया, ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली रे बना रहे थे, ये जा रही है, तो ये वाली रे यहां पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक्चुअली में इमेज है जो मिरर ने बनाई I2 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर स्लैब। I2 इज ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? देखो ये एक्चुअली में जा रही है, रियल ऑब्जेक्ट फॉर स्लैब। और स्लैब, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, अब स्लैब फिर से क्या करेगा, तो ये यहां पे कौन सा मीडियम है बीच में? एयर, रेयरर, और फिर ये डेंसर में जा रही है, तो इसका मतलब फिर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा ये। तो डेल्टा S2, मतलब यहां से एक्चुअली में पूरा डायग्राम बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, देखो ऐसे बन जाएगा। फिर से बता लो, ये नॉर्मल, फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी,
ये हो गई, और फिर यहां नॉर्मल, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही, तो ये यहां चली जाएगी और यहां पीछे इसकी इमेज बन जाएगी ऐसे। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट जो था, यहां पे ऑब्जर्वर जो था, यहां पे जो ऑब्जर्वर था, यहां पे ऑब्जर्वर जो था उसकी आंख में ये वाली रह जाएगी, तो उसको इमेज फाइनल यहां पे दिखाई देगी I3, और ये शिफ्ट कितना है ये हम फिर से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा S2 बराबर T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू अगेन, तो डेल्टा S2 बराबर कितना आएगा, ये T है 6 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, ये फिर से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे ये है, इस बार इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फिर से शिफ्ट हो गया, कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहां से कितनी दूर थी ये इमेज, यहां से ये था 32, याद करो ये 32 सेंटीमीटर पे था, 32 सेंटीमीटर पे था, 2 सेंटीमीटर यहां आ गया, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर हुआ, ये हुआ 30 सेंटीमीटर इस सरफेस से P2 से। तो फिर हमें तो P1 से पता करना है, हमें तो P1 से पता करना है, तो 30 प्लस, तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम P2, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम P2, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज कौन सी है, I3 फ्रॉम P2, ये हो जाएगा 32 माइनस 2 बराबर 30 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम P1, देखो ये P2 बोला हमने इसको और इसको P1 बोला है हमने, तो फ्रॉम P1 हो जाएगा 6 और जोड़ दो उसमें, मतलब 36 सेंटीमीटर, तो लिख लेना है इसको, तो यही हमारा आंसर है। तो आई थिंक ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे। अब अगर आप चाहो तो आप 4 सरफेस से, इससे निकालो फिर इससे निकालो फिर इससे निकालो फिर इससे निकालो फिर इससे निकालो, ऐसे करना पड़ेगा, 5 चीजें आएंगी, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, फिर मिरर, फिर ये पहला दूसरा सरफेस और ये पहला सरफेस, तब कहीं तुम इमेज निकाल पाओगे। तो बात तो वही है, पहले से दूसरे से करोगे तो आएगा क्या, पहले और दूसरे से करोगे तो आएगा तो यही स्लैब से जो शिफ्ट आता है, फिर मिरर से निकालोगे तो वो तो वही रहेगा जो रूल होता है, फिर तुम फिर दोबारा यहां से करोगे तो फिर वही आएगा जो यहां आया है 2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% सभी लोग समझ गए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो बेटा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उसी पे स्लैब पे ही अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलो ये पोल है इसका, डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर, मतलब पोल से, मिरर के पोल से ये ऑब्जेक्ट देखो 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। इनके बीच में एक स्लैब रखा हुआ है जिसकी विड्थ है 3 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। क्लियर? ये एयर है, यहां एयर है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। वो कह रहा है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी ये बता दो, बता दे रहे हैं। अब इसको कैसे डील करें हम? अब तुम या तो ऐसे करो कि पहले इसकी इमेज इससे बनाओ, फिर इससे बनाओ, फिर मिरर से बनाओ, फिर मिरर से बनेगी, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा और फिर फाइनल इमेज बनेगी। पहले यहां से ले जाएगी, इससे इमेज बनेगी, इससे इमेज बनेगी, फिर मिरर से बनेगी, रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगी, फिर इससे बनेगी, फिर इससे बनेगी, देन फाइनल इमेज। नहीं, इतना नहीं करना है। क्या करो, सीधा इन दोनों का पता है हमें कि ये कितना शिफ्ट करता है। अब ये बताओ ये डेंसर है कि रेयर है इससे? तो ये डेंसर है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब ये जो रे आ रही है ये ऐसे होके यहां और यहां ऐसे जाएगी, ठीक। अब मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप समझो तुम क्या हुआ है। यहां से नॉर्मल नहीं डाला बस, ठीक है, ऐसे ही होगा। यहां से ये जाएगी तो सॉरी, देखो बना दे रहे हैं, अच्छा ठीक। यहां पे एक नॉर्मल बना दे रहे हैं, क्या होगा ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी क्योंकि ये डेंसर है, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक। फिर यहां नॉर्मल बनाओ, तो फिर ये देखो एयर में है, ये डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये चली जाएगी, ठीक। अब ये फाइनल इमेज कहां बनेगी? तो पहले तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही और ये डेंसर है, तो शिफ्ट इसका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, ये डेल्टा एस शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां इमेज बन जाएगी। अब पहले तो ये शिफ्ट लिख दो, तो शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू
तो डेल्टा एस बराबर टी है 3, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू की वैल्यू है 3/2 और अपॉन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो एयर का तो 1 होता है, तो सीधा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस 2 1/3 मतलब 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डेल्टा एस बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया, तो यहां इमेज बन गई। अब बेटा ये देखो कैसे बनेगी, बना देते हैं। यहां से ऐसे 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 ये जा रही है रे, ठीक। तो ये रे गई। अब देखना ध्यान से, अभी तो ये रे सिर्फ इससे निकली है, स्लैब से यहां जाएगी, मतलब ये रे यहां पे मिलेगी तो इमेज यहां बन गई, मतलब इस स्लैब ने यहां इमेज बनाई। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां से ये 21 सेंटीमीटर था, तो यहां से ये कितना बचेगा, पूरा 20 सेंटीमीटर बचेगा, यहां तक है ये, ठीक है। और ये इमेज की डिस्टेंस, ये मतलब ये क्या हुआ, पोल से इस इमेज की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बची, मतलब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब देखो ये वाली रे इससे टकराएगी, तो ये रे कहां गिर रही है, ये देखो तुम, ये ऑब्जेक्ट है, इस ये वाली रे इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगी। तो ये रे कहां से आ रही, I1 से, I से। तो I acts as a real object for कौन, for mirror at a distance R बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ 10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होगा, तो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। इसका मतलब ये वाली रे जो है ना, वो यहां से आ रही है सी से, ये सी है उसका, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये सी से जा रही है। अगर सी से ऐसे आ रही तो फिर तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी। सो द रे will be retraced, समझ गए ना, सी से आ रही तो ऐसे ही वापस चलिए। अब ये देखो फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो ये फिर से शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे होगी, सॉरी स्लैब के लिए ये इंसिडेंट रे होगी, और फिर से ये डेंसर है, ये रेरर है, तो ये डेंसर है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उतना ही शिफ्ट फिर प्रोड्यूस करेगा ये। तो देखो ये रे आ रही है, शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है यहां, अब ये देखो जब ये यहां से वापस आएगी तो आई इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये यहां पे मिलेगी, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया आई, और इसकी इमेज ये शिफ्ट कर देगा कितना, 1 सेंटीमीटर, तो फिर वहीं पहुंच जाएगी इमेज, मतलब कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें ऐसे ही पूछ लेता है, बताओ इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए ताकि इमेज फिर वहीं बन जाए। तो इसके लिए इमेज वहीं बनाने के लिए तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो कहां पहुंचानी है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर होता और ये फोकस 10 सेंटीमीटर होता, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तुम्हें सिर्फ 5 सेंटीमीटर का प्रोड्यूस करना होता, तो तुम इसमें T1 - 1 अपॉन म्यू में T निकालना होता हमें, और डेल्टा एस होता 5 सेंटीमीटर हमारा, जैसे कि अभी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा रिट्रेस हो जाएगा यहां से ऐसे और ये ऐसे, और यहीं पे इमेज बन जाएगी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे। आई होप 100% क्लियर होगा। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक पढ़ चुके हैं, उसी का एक यूज बता रहे हैं बस। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कंपोजिट स्लैब। तो ये कंपोजिट स्लैब है, देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये स्लैब है जो 4 स्लैब से मिलकर बना हुआ है। इसका देखो विड्थ है T1, T2, T3, T4। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी एयर है। क्लियर। यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो इसका रिफ्रैक्टिवनेस μ1, इसका μ2, इसका μ3, इसका μ4। अब ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो पहले तो इंसिडेंट रे कहां होगी, ये हो गई इंसिडेंट रे, ठीक। अब इंसिडेंट रे यहां आ रही है, इसको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, तो वो होगा तुम्हारा कौन, क्या, एपेरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ कितनी है, रियल है T1, T2, T3, T4 सबका सम। तो देखो यहाँ पे रियल डेप्थ हो गई T1 + T2 + T3 + T4, और एपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, एपेरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ। अब देखो ये एयर है और ये इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, तो एयर से कम तो हो नहीं सकता इनका, ये डेंसर ही है,
इसका मतलब शिफ्ट कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसको कम दिखाई देगा। तो अपरेंट डेप्थ कैसे निकालोगे, रियल डेप्थ माइनस इन सब की वजह से जो शिफ्ट हुआ होगा ऊपर की तरफ। क्लियर, मान लो यहां इतना शिफ्ट हुआ, तो ये शिफ्ट क्या करोगे, रियल डेप्थ माइनस ये शिफ्ट, ये हो जाएगी तुम्हारी यहां से यहां तक अपरेंट डेप्थ, और ये पूरी क्या है, रियल डेप्थ। तो क्या करो, अपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ माइनस शिफ्ट। तो रियल डेप्थ हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 माइनस शिफ्ट क्या होगा, इसका डेल्टा S1, इसका डेल्टा S2, इसका डेल्टा S3, इसका डेल्टा S4, सबको कर दो सब। तो डेल्टा S1 क्या होगा, T1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू1। क्यों 1, यहां 1 क्यों आया, क्योंकि इसका तो म्यू1 है, लेकिन ये देख कहां से रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है, एयर में है, तो एयर का तो 1 होता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू दिस अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट जहां है, तो वो 1। तो ऐसे ही T2 का हो जाएगा, ऐसे T3 का, ऐसे T4 का। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो T1 और ये माइनस T1 मल्टीप्लाई करो इसका अंदर, T2 और ये माइनस T2 सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा T1 अपॉन म्यू1, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो T1 अपॉन म्यू1 प्लस T2 अपॉन म्यू2 प्लस T3 अपॉन म्यू3 प्लस T4 अपॉन म्यू4, ये आएगा अपरेंट डेप्थ। अब म्यू इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ही ड्राइव करवाया था, क्या, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये है T1 अपॉन म्यू1 प्लस T2 अपॉन म्यू2। सम हो गया, खत्म क्वेश्चन। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, इसका नाम है प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म। तो इसमें क्या होता है, प्रिज्म होता है क्या, पहले तो हम बता दें आपको। जैसे आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक को आप ऐसे बुक कर लो, तो ये जो दो सरफेस है, ये प्लेन सरफेस हो गए, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये नोटबुक को ऐसे कर दिया आपने, ठीक। तो ये और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इनके बीच का एंगल जो है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान रखो, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, जो आर होता था पहले वो नहीं है। क्लियर, ये प्रिज्म का बेस है। क्लियर, अब ये प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, एक प्रिज्म में होता क्या, अंदर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मीडियम होता है, जो दो प्लेन सरफेसेस से घिरा हुआ होता है, और ये दोनों प्लेन सरफेसेस के बीच में कुछ एंगल होता है। क्लियर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखो रिफ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से आज हम सिर्फ रे डायग्राम का डिस्कस करेंगे बस। तो ये और ये सरफेस है, यहां से मैंने एक रे इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट रे है हमारी, क्या है, इंसिडेंट रे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये रे इंसिडेंट की, तो यहाँ इस सरफेस पे आई, तो नॉर्मल बनाया हमने पहले, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल के साथ ये एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। अब ये रे कहां जाएगी, तो ये एयर है मान लो, और ये है डेंसर मीडियम, यहाँ ग्लास है, कांच, तो फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो नॉर्मल ये है सीधी, अगर ये सीधी जाती, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पाथ है, और यहां पे ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो चलो ये कर दिया हमने इसको बेंड। अब बेटा इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल ये है, इसके साथ एंगल ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे डेविएशन हुआ, देखो प्रिज्म करता क्या है, प्रिज्म के दोनों सरफेस क्या करते हैं, रे को डेविएट करते हैं। तो इस रे को इस सरफेस में देखो यहां इतना डेविएट किया, तो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल1 बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस पे डेल1 होगा, ये डेल1 बोलेंगे, कितना होगा, तो देखो ये आई है, तो ये पूरा आई होगा, इसको और इसको बढ़ाओगे पीछे तो ये आई बनेगा, और ये आर निकल गया, तो डेल1 क्या हो जाएगा, आई माइनस R1, इसको R1 बोलते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन कितना होता है, आई माइनस R1। चलो अब देखते हैं यहां क्या होता है, तो ये रे आ रही है, अब क्या होगा, यहां पर ये फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक, क्योंकि फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये नॉर्मल बनाया। अब बताओ ये रे कहां जाएगी, तो ये डेंसर में है और रेयर में जा रही, तो इसका ओरिजिनल पाथ कहां है, पहले ये भी बनाते हैं। चलो, तो इसका ओरिजिनल पाथ होगा ये, ठीक। अब ये जाएगी कहां, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल है और ये ओरिजिनल पाथ है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे कुछ चली जाएगी, ठीक। तो अब देखो यहां ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, देखो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, जबकि इस सरफेस के लिए यही रिफ्रैक्टेड रे थी। तो अब बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, ठीक। अब एक काम करते हैं,
यहां पर ये रे फाइनली निकली। तो देखो इसको नाम क्या है मैं पहले बताता हूं, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं फिर वो भी बताता हूं। देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमरजेंट रे, क्योंकि फाइनली यही रे निकल गई। क्लियर? अब देखो समझना ध्यान से, यहां पर अगर मैं एक प्लेन मिरर रख दूं, प्लेन मिरर कैसे रख दूं? इमरजेंट रे के परपेंडिकुलर, तो फिर ये रे ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी पाथ पे। तो अब ये देखो इंसिडेंट रे हो गई, है ना? ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। तो अब इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, तो हमें इसको भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको आई या फिर I1 भी बोल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अब देखो अगर मैंने मिरर रख दिया तो ये एंगल, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे। तो मैं इसको बोल देता हूं I2। I2 अगर ये इंसिडेंट रे हो गई तो फिर ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, अब ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, है ना? और फिर ये इमरजेंट रे हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे, ये पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अरे म्यू1 इंटू रिफ्रैक्शन का लॉ, यहां से अगर I1 पे गई तो ये R1 पे चलेगी, अगर यहां से तुम R1 पे भेजोगे तो यहां I1 पे ही जाएगी, क्योंकि म्यू तो इसका फिक्स है ना। तो म्यू इंटू साइन I1 बराबर 1 इंटू साइन I1 बराबर म्यू इंटू साइन R1, चाहे यहां से यहां लगा लो चाहे यहां से यहां लगा लो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो अगर मैंने यहां मिरर रख दिया तो ये इंसिडेंट रे हो गई है, जबकि पहले क्या बोल रहे थे हम इसको? इमरजेंट रे। तो मैं इसको अभी भी इमरजेंट रे ही लिख रहा हूं, देखो इमरजेंट रे। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। ये रे आई इमरजेंट रे, और फिर मैंने मिरर रख दिया तो इसी को मैं बोलने लगा इंसिडेंट रे, तो मैंने इसको बोल दिया I2, है ना? और अगर यहां से देखूं तो इसी को बोलोगे आप इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक? तो I अगर यहां से देखो ये वाला पाथ देख रहे हो तो ये इमरजेंट रे है, तो इसको बोलोगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर? और अगर ये वाला देख रहे हो तो इसी को हम बोलने लगेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो ये I हो जाएगा, लेकिन I2 क्योंकि इस पे I1 मान लिया है, ठीक? अब ये इंसिडेंट रे एंगल हो गया, तो फिर ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। देखो ये इंसिडेंट रे, तो फिर ये रिफ्रैक्टेड, तो फिर ये R होगा, तो R2। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी करो, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, ये वाली जो रे होगी बीच वाली, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे ही बोलेंगे, ठीक? तो ये रिफ्रैक्टेड रे। अब डिसाइड कर लो, अगर आप यहां से भेज रहे हो तो ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, और अगर आप यहां से भेज रहे हो तो ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, लेकिन ये दोनों ही केस में रिफ्रैक्टेड रे है। अच्छा, तो फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो अगर यहां से भेज रहे हो, तो E या I2 जो भी बोलना है बोल सकते हैं, कोई इसमें इतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक? चलो अब इसका डेविएशन, तो पहले देखो ये रे आई यहां गई, तो इसका डेविएशन हमने निकाला फर्स्ट सरफेस पे। अब ये यहां आई और फिर यहां चली गई, तो इसका डेविएशन निकालो। तो देखो ये R2 है और ये E है, E एंगल ऑफ इमरजेंस ही ले रहे हैं हम। चलो तो अब बताओ इसमें डेविएशन का हो, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, देखो ये ओरिजिनल पाथ है ये, और गई कहां? यहां, ठीक? ओरिजिनल पाथ ये है और गई यहां, तो ये फिर डेल हुआ, ये है ना, ये डेल हुआ। तो ये अगर R2 है तो ये पूरा तो R2 ही होगा ना यार, ये पूरा देखो, सॉरी ये, और ये वाली रे, तो ये R2 हुआ, देखो ये हो गया R2, ठीक? और E कहां है? तो E हुआ, ये मैंने गलत लिख दिया यहां पे, सॉरी। अगर ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच का एंगल ये होगा, ठीक? ये ओरिजिनल पाथ था, तो इसको बोलोगे आप E या फिर I2। तो फिर इसका डेविएशन क्या होगा? देखो फिर से एक बार, ये रे आई तो ये रिफ्रैक्शन एंगल R2 हो गया, फिर ये गई कहां? यहां, तो नॉर्मल के साथ इसका ये एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया E, या फिर यहां से भेजोगे तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। अब डेविएशन देखो, तो ये रे आई और यहां चली गई, तो ये हमारा डेविएशन एंगल हुआ, ये इतना डेविएशन एंगल हुआ डेल 2। तो डेल 2 कितना आएगा? ये देखो E माइनस R2, E माइनस R2। क्लियर? तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ऑन सेकेंड सरफेस, ये डेल 2
बराबर हो जाएगा E माइनस R2। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दो, टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे जो गई है ये जा रही, ये जा रही इंसिडेंट रे, और फाइनली जो रे निकली वो है इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमरजेंट रे देखो ये जा रही, इसकी डायरेक्शन, तो इसको पीछे बढ़ाओ, डायरेक्शन के बीच का एंगल चाहिए ना यार। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल यही तो होगा। तो ये इंसिडेंट रे और फाइनली जो रे निकली वो ये है, तो इनके बीच का एंगल देखो ये बना, ये इसको बोलोगे आप टोटल डेविएशन। फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन और सेकंड सरफेस पे डेविएशन का सम। देखो कैसे हुआ, ये del 1 और यहां देखो ये del 2 है, तो फिर ये भी del 2 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो del बराबर क्या आ जाएगा? del 1 प्लस del 2। आई होप इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। तो टोटल डेविएशन, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे हमेशा, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो टोटल डेविएशन del बराबर del 1 प्लस del 2, तो del बराबर I माइनस R1, ये I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2, मतलब del बराबर हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये हमारा पहला फॉर्मूला है टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म का। कितना आपको ये डायग्राम सबसे पहले आना चाहिए 100%। क्लियर? अब देखो, प्रिज्म से कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो प्रिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इसकी खुद की प्रॉपर्टीज हैं ऐसी कुछ, वो हम लोग सीखेंगे। पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, चलो, तो प्रिज्म करता क्या है? डेविएट करता है रे को, है ना। अच्छा, अब समझो, समझो ध्यान से बेटा। अगर हम यहां पे अगर मैं आई को बदलूं, देखो आई को बदलूं, तो ये फॉर्मूला देखो, ये दिख रहा है आपको del बराबर। अगर मैं आई को बदलूंगा तो फिर ये del भी बदलेगा। ऑफ कोर्स आई पे डिपेंड कर रहा है ये del, ये फॉर्मूला भी देखो दिख रहा है ना। तो del और आई के बीच एक ग्राफ बनाते हैं, del आई ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? del आई ग्राफ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग। ठीक, मतलब हम आई को बदलते जाते हैं और del को मेजर करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल है, हम लोग स्कूल में, कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं इसका। ठीक, लैब में प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम लोग। तो del आई ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, यहां पे आई और यहां पे del, मतलब डेविएशन का आई के साथ वेरिएशन का ग्राफ। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ऐसे ग्राफ आता है ये। क्लियर? अब इस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट होता है वो ध्यान से हमें समझना है। तो पहले तो आप एक बात बताओ, आई की वैल्यू कितनी तक कर सकते हो? आई कितना कर सकते हो आप? देखना, अगर तुम यहां करोगे ऐसे ऐसे तो ये आई बढ़ता जाएगा। ऐसा कर दो, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब ग्रेज करता हुआ इंसिडेंस, तो आई 90 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर दो तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर इस तरफ से भेजने लगो तो फिर एक सरफेस ये बन जाएगा, दूसरा सरफेस ये बन जाएगा। वही अभी तुमने यहां से ऐसे ऐसे भेजा, अभी यहां से ऐसे और ऐसे निकल जाएगी रे, कोई फर्क नहीं, बात तो वही आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई की वैल्यू आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हो? मैक्सिमम 90 और मिनिमम 0। सही है ना? तो आई की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 90 कर सकते हो आप। और del की वैल्यू चेंज होगी इसके साथ। ठीक, del की वैल्यू चेंज होगी। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है वो मैं बताना चाहता हूं। जरा देखो, अगर मैं इस पॉइंट, यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लूं, 2, मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए, इन दोनों पॉइंट्स पर जरा del की वैल्यू देखो, सेम है। चलो इसको del 1 बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, दोनों पॉइंट्स पे del सेम है, मतलब डेविएशन, टोटल डेविएशन सेम है। del ही लिख दो इसको, ये del सेम है, समझ गए? और आई की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे आई की वैल्यू ये है I1, और इस पॉइंट पे देखो ये आई की वैल्यू I2। मतलब आई की 2 वैल्यू है, यहां पे आई की 2 वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए यहां डेविएशन सेम होगा। कितना? del। अच्छा चलो और लेते हैं 2 पॉइंट्स। एक ये लिया
और एक ये लिया। चलो देखो इन दोनों पर भी डेल की वैल्यू वही है, डेल डैश बोल देते हैं। और आई की वैल्यू देखो, ये I3 और ये I4, मतलब I की वैल्यू फिर अलग अलग है, लेकिन फिर दोनों वैल्यूज I की अलग अलग है, I3 I4, लेकिन डेल की वैल्यू दोनों पे सेम है। मतलब कोई भी वैल्यू ले लो आप डेल की, जैसे डेल की ये वाली, ये कोई भी वैल्यू, हर डेल पे आपको I की दो वैल्यू मिलेंगी, क्लियर। लेकिन ये जरा देखो, यहां पर लोएस्ट पॉइंट जो है वहां पर डेल की वैल्यू सिर्फ एक ही है, और ये डेल मिनिमम है, इससे कम डेल नहीं हो सकता, इसको बोलेंगे डेल एम। और यहां पर आई की वैल्यू एक ही है, ठीक। मतलब हमने सीखा कि डेल एम को छोड़कर एंगल ऑफ डेविएशन की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? मिनिमम। डेल एम क्या है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। क्या होता है इसकी डेफिनेशन बताओ? द एंगल ऑफ डेविएशन for which the angle of deviation, लिख लेना, the angle of deviation for which there is only one possible value of angle of incidence, ठीक, is called angle of deviation, minimum angle of deviation। क्लियर? चलो ये डेल एम हो गया। अब समझो ध्यान से बेटा, एक बात सोचो, डेल एम पे होगा क्या? तो डेल एम पर अब देखना, यहां पे आई, बाकी सारी वैल्यूज पे डेल की दो वैल्यूज मिलती हैं, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैंने क्या किया, बहुत ध्यान सुनना, इसी वाले केस को ले रहा हूं मैं। अगर मैंने यहां से रे भेजी तो एक डेविएशन यहां आता है और एक डेविएशन यहां आता है, उन दोनों का सम होता है डेल वन प्लस डेल टू, डेल आ जाता है। अच्छा, फिर मैंने यहां पे मिरर रख दिया परपेंडिकुलर, तो अगर मैं ऐसे भेज दूं तो उसी पाथ को रिट्रेस करता है, तब भी वही डेल आएगा, डेल बदलेगा नहीं, ठीक। मतलब ये कि देखो यहां पे ये तुमने यहां पे भेजा आई एंगल पे और यहां भेजा तुमने ई एंगल पे। अब मैं ई लिख रहा हूं इसको और इसको आई लिख रहा हूं। तो अगर मैं यहां आई एंगल पे भेजता हूं तो यहां ई एंगल पे निकलती है, इस पे R1 होता है, इस पे R2 होता है। अगर मैं यहां से भेज दूं, मतलब ई पे भेजा तुमने, ई पे भेजा तो ये R2 पे जाएगी रे, और यहां R1 पे इंसिडेंट होगी, और यहां से निकल जाएगी आई पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल रिट्रेस करेगा पूरा पाथ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। अरे इसको भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो मैं समझा देता हूं। अगर यहां पे मैंने लाइट रे भेजी, यहां है μ1 और यहां है μ2, तो ये ऐसे चली गई ऐसे समझो, देखो ये एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, यहां पे है μ2, यहां पे है μ1। अगर तुमने इसको आई पे भेजा तो ये यहां चली गई आर पे, क्लियर। तो फॉर्मूला लगाओ, तो μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, यही तो होगा। अब अगर मैं इसी पे यहां नोबो डाल दूं एक प्लेन मिरर, तो फिर ये ऐसे जाएगी, तो ये आर तो वही रहेगा ना। अब लगाओ फॉर्मूला, तो μ2 इंटू साइन आर बराबर μ1 इंटू क्या, अब ये आई बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि μ1 में μ2 तो वही है। तो फिर जितने एंगल पे ये भेजोगे उतने ही पे यहां निकलेगी, और जितने पे यहां से भेजोगे उतने ही पे यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्लियर। हाँ, अगर तुम ये आई ही बदल दोगे तो यार बदल जाएगा क्लियर होगा, आई थिंक सो। अब देखो, तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं, मैंने पूरा पाथ रिट्रेस कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होगा, और यहां पे इस सरफेस पर वही डेविएशन डेल 2 आएगा और यहां पे डेल 1 आएगा, क्लियर। दोनों पर सेम डेविएशन ही आएंगे। देखो ना, यहां से ये रे भेज रहे हो तुम, तो ये इंसिडेंट रे, और ये चली गई ऐसी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये डेल 2 डेल हो गया। और यहां से देखो ये इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे। अब तुम चाहो तो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा लो, तो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओगे तो ये जाएगी रे, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी ऐसी, तो ये डेल हो जाएगा। तो वही तो आया, ये डेल सेम है ना, क्लियर। तो अभी भी टोटल डेविएशन, अब तुम यहां से इसको आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा टोटल डेविएशन, है ना। यहां पे डेल 1 और यहां पे डेल 2, और इसको अभी ये आया था, अब ये वाला आ जाएगा, तो फर्क थोड़ी पड़ा कोई, वही है सेम बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर जो एक एंगल, यहां पे जो आपको डेल की वैल्यू मिल रही है ना, एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो ये वाली डेल की वैल्यू एक I1 और एक I2 पे मिल रहा है। ये I1 I2 पता है क्या है, एक ये I है और एक ये E है, समझ गए? क्योंकि अगर यहां से भेज रहे हो तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और अगर यहां से भेज रहे हो तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जबकि दोनों पे डेल तो सेम है। तो एक I ये वाला है और दूसरा I ये वाला है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो मैं क्या बोल रहा था, आई थिंक ये बात सब लोग 100% क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, तो इस वाले केस में ऐसा क्या हो गया, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, तो यहां पे पहले तो लिखोगे कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक डेलाई ग्राफ जो हमने बताया है ये बना दिया। क्या लिखा है इसमें, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल वी कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन ऑफ the value of these two angle of incidence is angle of incidence and second is angle of emergence. Clear? But there is only one value of del for which only one value of angle of incidence is possible. This value of deviation angle is called minimum angle of deviation, और यहां पे I सेम है। इसका मतलब क्या है, ये वाली I और ये E दोनों बराबर हैं, समझ गए ना? मतलब मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम हो जाते हैं। तो लिखोगे फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन I बराबर E, यही तो हमने ग्राफ से प्रूफ किया, ये लिखना है आगे नोट में। अच्छा, अगर I बराबर E है, सोचो I और E बराबर है। अब तुम जरा यहां से स्नेल्स लॉ लगाओ, तो यहां स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये आएगा, यहां पे क्या है, 1 एयर है ना, यहां पे तो ये एयर है और इसका रिफ्रैक्टिवनेस म्यू है, तो 1 इंटू साइन आई बराबर यहां पे लगाओ तो म्यू इंटू साइन R1, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से लगाओ ऐसे, तो 1 इंटू साइन E, लेकिन E और E तो बराबर है, E और I तो बराबर है, बराबर म्यू इंटू साइन R2, बट E बराबर I, कब, जब डेल बराबर डेल एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल एम, ठीक। तो यहां पे मैंने E की जगह I डाल दिया, क्योंकि ये बराबर है दोनों, क्योंकि मैं वही कंडीशन ले रहा हूं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की, तो I की जगह E डालो, तो E की जगह I डालो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन I बराबर म्यू इंटू साइन R2, सेकेंड इक्वेशन। ये और ये बराबर है, तो फिर ये और ये बराबर होने चाहिए, तो फिर R1 बराबर R2, क्लियर? मतलब कि R1 और R2 बराबर होते हैं, I बराबर E एंड R1 बराबर R2। कैसे प्रूफ किया मैंने, ये लिख दिया, यहां पे एंगल ऑफ वो स्नेल्स लॉ लगा दिया, यहां लगा दिया, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन डाल दी, क्या, I और E बराबर, ठीक। तो R1 बराबर R2 प्रूफ हो गया। चलो अब देखो टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन जो डेल था हमारा, वो था डेल 1 प्लस डेल 2, और इसकी वैल्यू थी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, यही तो था। और R1 और R2 बराबर हो गए और I और E बराबर हो गए, तो मैं मान लेता हूं कि R1 और R2 बराबर कितना हो गया, R हो गया, मान लो लेट, ठीक। ये R हो गया और ये I और वो भी I हो गया। तो फिर टोटल डेविएशन डेल M, ये तो डेल का था फॉर्मूला, अब डेल M अगर होगा तो डेल की जगह अगर तुम डेल M डाल दोगे तो I और E बराबर हो जाएंगे, मतलब 2I माइनस R1 और R2 बराबर हो जाएंगे R, मतलब 2R। ये हमारा डेल M की कंडीशन हो गई, ठीक। अब सोचो यहां पे ये डेल 1 और R1 और यहां डेल 2 और अब देखो डेल और R को देखो बराबर हो गए दोनों, डेल 1 बराबर I माइनस R1 और डेल 2 बराबर I माइनस R2, सॉरी E माइनस R2, I बराबर E, I बराबर E, R1 बराबर R2, मतलब डेल 1 बराबर डेल 2, डेल 1 बराबर डेल 2 फॉर डेल M। ये ध्यान रखना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में इस सरफेस पे जो डेल 1 होता है और इस सरफेस पे जो डेल 2 होता है वो बराबर होता है, मतलब टोटल डेविएशन जो होता है वो आधा आधा होता है बराबर, इसमें
आधा इसमें डेविएशन होगा, आधा इसमें होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में टोटल डेविएशन, तब मिनिमम डेविएशन होता है। क्लियर? तो ये भी हम बात समझ गए, ये बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान रखना। अब देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, इसका मतलब तो del1 बराबर del2, r1 बराबर r2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाली रे इसके पैरेलल हो गई, मैथमेटिक्स 10th वाली, ठीक। तो इतनी बात क्लियर होगी, आई थिंक सो। क्या हो गया? ये वाला पूरा, अरे मतलब कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। और ये तो 90 है ही दोनों, इसका मतलब ये वाली रे इसके पैरेलल हो गई। तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है, अगर बेस हॉरिजॉन्टल है तो, नहीं तो ऐसा नहीं कि बेस ऐसे बना दो फिर कहां लगोगे, पैरेलल है। समझ गए ना? तो ये कंडीशन ये भी ध्यान लिखना है इसमें, आगे में क्या लिखोगे कि रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अब।